हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चैप्टर 10 फ्रॉम क्लास 11 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, स्टार्ट। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल? जितने भी ऑर्गेनिज्म है, largest organism, even the most complex and most advanced creature over the earth, that is human being. Human being also started their life from as a single cell zygote. Zygote got formed by means of fusion of two gametes, male and female gamete. Male and female gamete fuses with each other. That is the fertilization produces zygote, the single cell zygote. हम लोग के जीवन की शुरुआत भी सिंगल सेल जाइगोट से हुई है और जाइगोट में फर्दर सेल डिवीजन होंगे और अल्टीमेटली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम लोग द मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म की शुरुआत भी सिंगल सेल से हुई है। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। आपको आश्चर्य होगा कि कैसे सिंगल सेल से इतना बड़ा और इतना एडवांस ऑर्गेनिज्म, लार्ज ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। सेल डिवाइड्स होती चली जाती, नंबर बढ़ते हैं और सेल ग्रोथ करती है और अल्टीमेटली मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म हो जाती है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। तो सेल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है उनमें से दो महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन भी हैं। ग्रोथ वृद्धि, रिप्रोडक्शन अपने जैसी संतान बनाना। तो ग्रोथ कैन बी डिफाइन एज अ इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास or irreversible increase in protoplasm. Growth can be अगर आप ग्रोथ को परिभाषित करना चाहें, डेफिनेशन देना चाहें, ग्रोथ कैन बी डिफाइन एज अ irreversible increase in mass or irreversible increase in number. Reproduction, it is a biological process by which an organism gave rise to progeny of its own type. अपने जैसी संतान को उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ रिप्रोडक्शन जो है ये सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन डीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। सेल्स जो हैं उनमें क्षमता होती है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कि सिंगल सेल डिवाइड हुई, दो डॉटर सेल्स बनी। तो अभी हम लोगों ने डिफाइन किया ग्रोथ को। ग्रोथ कैन बी डिफाइन एज अ इंक्रीज इन नंबर। तो सेल जब डिवाइड हुई है तो इसको हम लोग ग्रोथ भी मान सकते हैं। और अपने जैसी संतान बनाना, क्योंकि सेल डिवाइड होकर अपनी जैसी सेल बना रही है, तो फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अनदर क्राइटेरिया, दिस फिनोमिनन आल्सो कैन बी कंसिडर एज अ रिप्रोडक्शन। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल। ये पेरेंटल सेल ने दो डॉटर सेल बना दी। ईच टाइम दे डिवाइड, डॉटर सेल्स, जब भी सेल ये पेरेंटल सेल डिवाइड होगी दो डॉटर सेल्स बना रही है। द न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देम सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। ये जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स बनी, दीज सेल्स कैन आल्सो अंडरगो अनदर साइकिल ऑफ सेल डिवीजन एंड दीज सेल्स कैन आल्सो प्रोड्यूस डॉटर सेल्स। दिस न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देम सेल्स ग्रो एंड डिवाइड गिविंग राइज टू न्यू सेल पॉपुलेशन। तो एक पॉपुलेशन बन रही है जो नई सेल्स से बनी हुई है। दैट इज फॉर्म बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल। ये जो नई पॉपुलेशन बन गई, एक नई पॉपुलेशन न्यू सेल्स की बन गई, वो कैसे बन गई? बाय मीन्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंटल सेल। सिंगल पेरेंटल सेल ने ग्रो करी, डिवाइड हुई, दो डॉटर सेल्स बनी, उन्होंने ग्रो किया, डिवाइड हुई, फिर अगली जनरेशन में ये सेल्स पेरेंटल सेल की तरह बिहेव करेंगी, ग्रोथ करेंगी, डिवाइड होंगी। तो अल्टीमेटली आपके पास एक नई पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन बन गई है नई सेल्स की। इन अदर वर्ड्स सच साइकिल ऑफ ग्रोथ, इन अदर वर्ड्स सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ, ये जो साइकिल है, चक्र है कि भैया सेल अल्टीमेटली दो में डिवाइड हुई, फिर ये सेल फिर से चक्र घूमा, फिर दो में डिवाइड हुई, फिर से चक्र घूमा, फिर दो में डिवाइड हुई। इन अदर वर्ड्स सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल। तो सेल साइकिल इस चीज़ को
निर्धारित कर देता है या इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है कि सिंगल सेल ग्रोथ करी, डिवाइड हुई, फिर ये जो सेल बनी फिर ग्रोथ करी, फिर डिवाइड हुई, फिर ये जो सेल बनी ग्रोथ करी, डिवाइड हुई। तो ये एक साइकिल सा चल रहा है जो रिपीटेडली चल रहा है, बार बार चल रहा है, और इस तरह से मिलियन ऑफ सेल, सिंगल सेल गिव राइज टू मिलियन ऑफ सेल। ओके जी, नाउ व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल, द फर्स्ट टॉपिक, सेल साइकिल। सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेल डिवीजन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, जब सेल डिवाइड होती है, सेल रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। तो ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, जब सेल डिवाइड होती है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। तो ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, डीएनए डुप्लीकेशन एंड सेल ग्रोथ। During the division of cell, DNA duplication and cell growth also take place. During the division of a cell, DNA duplication and cell growth also take place. All these processes, that is cell division, DNA duplication and cell growth, all these processes, which processes? Cell division, DNA duplication and cell growth. All these processes, cell division, DNA duplication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way. These processes have to take place in a coordinated way. Coordinated means in a well-planned manner. Have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells. Containing intact genomes. What is genome? Genome is a complete set of chromosomes. And formation of progeny cells containing intact genome. So cell division, DNA duplication and cell growth, these are the processes that have to be taken place in a coordinated manner to ensure that the new cells formed by means of cell division should be of the right type, not the faulty one, and these cells must be having the intact genome. The sequence of events by which a cell duplicates its genome, and this sequence is the sequence of event by which cell duplicates its genome, synthesize the other constituents of cell and eventually divide. So, अब जब ये बताने जा रहा है सीक्वेंस, तब उसने जब लिखी है सीरीज, तब उसने सेल डिवीजन को सबसे पहले लिखा, और सेल डिवीजन के समय कह रहा है सेल जब डिवाइड करती है तो डीएनए डुप्लीकेशन और सेल ग्रोथ होता। अब जब वो सेल साइकिल को बताने जा रहा है, तब इस वाले प्रोसेस को सबसे पहले वो नाम दे रहा, ऑल दिस प्रोसेसेस, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, डीएनए डुप्लीकेशन, सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ, सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल, that is the cell growth, and eventually divides into two daughter cell. So cycle, देखिए हम साइकिल में 1 2 3, आपने साइकिल बनाया 1 2 3, इस बिंदु से चालू हो गए, तो सबसे पहले आपने इसको डिस्क्राइब कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और अगर आप साइकिल में यू गेट स्टार्टेड विद दिस पॉइंट, तो 2 3 1 2 3 1, और इस पॉइंट से स्टार्ट हो गए तो 3 1 2 3 1 2 3 1 2, तो 3 ये चरण हैं जो सेल डिवीजन के समय हो रहे हैं, सेल साइकिल में हो रहे हैं। सेल डिवाइड हो रही है, डीएनए डुप्लीकेशन, सेल ग्रोथ। तो अब उसने यहाँ से डीएनए डुप्लीकेशन से चालू किया कि भैया जीनोम पहले डुप्लीकेट होगा, फिर सेल अदर कॉन्स्टिट्यूएंट बनाएगी, फाइनली डिवाइड हो जाएगी। फिर से जो ये सेल्स बनी, फिर से डीएनए डुप्लीकेशन हुआ, सेल ग्रो करी, डिवाइड हो गई। तो किसी भी पॉइंट से आप चालू हो जाइए, साइकिल का मतलब एक निश्चित क्रम में चीज़ों का बार बार होना, साइकिल। तो ये साइकिल में 3 चीज़ें हो रही हैं कि डीएनए डुप्लीकेट करेगा, सेल का डीएनए अपने को डुप्लीकेट करेगा, उसके बाद सेल ग्रोथ करेगी और फाइनली सेल डिवाइड हो जाएगी। इसको हम लोग सेल साइकिल बोल रहे हैं। आल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज
इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हालांकि सेल ग्रोथ जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, केवल ऐसा नहीं है कि सेल डिवीजन और डीएनए डुप्लीकेशन के बाद ही सेल ग्रोथ करेगी। सेल की ग्रोथ अपने आप में कंटिन्यूस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज, लेकिन डीएनए डुप्लीकेशन जो है एक स्पेसिफिक स्टेज पे होता है सेल साइकिल के। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई, और डीएनए डुप्लीकेशन होने के बाद जो डीएनए की रेप्लिका बन गई, रेप्लिका मतलब फोटोकॉपी, डीएनए ने अपनी रेप्लिका एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ बना ली। आफ्टर द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई, उसके बाद ये जो रेप्लिका उसने अपनी बना ली, डीएनए मॉलिक्यूल ने अपना एक और मॉलिक्यूल बना लिया। दिस डीएनए देन गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट। एक जटिल कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट, एक सीरीज ऑफ इवेंट हुआ है ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान। दीज इवेंट्स आर दमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और ये जो इवेंट है सेल साइकिल के दौरान या सेल डिवीजन के दौरान, ये इवेंट्स कैसे हैं, अंडर जेनेटिक कंट्रोल है। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल पे आ जाइए। सेल साइकिल हम लोगों ने समझ लिया कि सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल सीरीज में इवेंट्स का होना। कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं, इसने शुरुआत करी, डीएनए डुप्लीकेट करेगा अपने को, डीएनए डुप्लीकेट के बाद सेल ग्रोथ होगी और फाइनली सेल डिवाइड हो जाएगी। इसको हम लोग मिलके कह रहे हैं सेल साइकिल। ठीक है, ओके। तो चाहो तो आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर लो, चाहो तो आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर लो, चाहो तो आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर लो कि सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन होने के बाद डीएनए डुप्लीकेट हुआ, सेल ग्रोथ हुई और फाइनली ये। ठीक, तो डीएनए डुप्लीकेशन, सेल ग्रोथ एंड फाइनली सेल डिवाइड्स इनटू 2। तो वापस वहीं से आ गए जहाँ से चालू हुए थे। न्यूली सेल गेट फॉर्म, इट एंटर्स इनटू सेल साइकिल। द सेल साइकिल बिगिंस विद डीएनए डुप्लीकेशन, सेल ग्रोथ, सेल डिवाइड। फिर से न्यूली फॉर्म सेल्स बन गई, फिर से वो सेल साइकिल में एंटर हो गई। फेजेस ऑफ सेल साइकिल पे आ जाइए। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, टाइप ऑफ सेल अगर आपसे पूछा जाए तो हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर दे देते हैं। प्रोकैरियोटिक, दो तरह की सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। कैरियन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब न्यूक्लियस। कैरियन टर्म स्टैंड करता है न्यूक्लियस के लिए। प्रो मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। यू मीन्स ट्रू। तो cells can be divided into two group, prokaryotic cell, eukaryotic cell, depending upon the type of nucleus present in cell. If the nuclear membrane is present around genetic material, in other words we can say that when genetic material is bound by nuclear membrane, then the cell is said to be of eukaryotic type. तो genetic material के चारों तरफ अगर nuclear membrane की presence है तो हम बोलेंगे this cell is having true nucleus and the cell is of eukaryotic type. And whenever nuclear membrane is not present, that is the genetic material is naked type, then the cell is said to be of prokaryotic category, prokaryotic type. So a typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cells in culture. ह्यूमन सेल का हम लोग कल्चर फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। ह्यूमन सेल साइकिल का हम लोग स्टडी कर सकते हैं कल्चर फॉर्मेशन में। दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर। ह्यूमन सेल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism. Human cells divide, or human cells takes about 24 hours to division. However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism, and that is the amount of time taken, period of time taken in the cell division is different in different organisms. However, the duration of cell cycle vary from organism to organism and also from cell type to cell type. Yeast, for example, yeast is a eukaryotic cell and human cell is also a eukaryotic cell. So here in this example the cell type is of the same type but the cell is from different organism. What we are talking about the cell cycle. Human cell shows 24 hours duration of cell cycle, whereas the yeast, in case of yeast for example can progress through the cell cycle in only 90 minutes. Yeast cell takes
near about 90 minutes to divide. Each cell cycle is of 90 minutes. The cell cycle is divided into two basic phases. सेल साइकिल को हम लोग दो बेसिक फेजेस में बांट सकते हैं. तो ईच सेल नियर अबाउट 90 मिनट ले रही है सेल साइकिल को कंप्लीट करने में. सेल साइकिल में क्या, सेल साइकिल में तीन चीज़ें हैं कि सबसे पहले डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन के बाद सेल ग्रोथ एंड फाइनली सेल डिवाइड्स इनटू टू. सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस. सेल साइकिल को हम लोग दो बेसिक फेजेस में बांट सकते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज. ठीक है जी. इंटरफेज क्या है और एम फेज क्या है? द एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर. एम फेज वो फेज है जब वास्तविक रूप से सेल डिवाइड हो रही है और माइटोसिस अकर. एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज. और इंटरफेज क्या है? इंटरफेज दो सक्सेसिव, मानिए यहाँ से ये यहाँ तक इंटरफेज है, ये वाला हमारा एम फेज है जिसको अब मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ. ये आपका एम फेज है और ये आपका इंटरफेज था. ये आपका एम फेज है. तो कह रहा है द इंटरफेस लास्ट बिट इंटरफेस रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज. ये इंटरफेस कंप्लीट हुआ, एम फेज, इंटरफेस फिर से एम फेज. तो इंटरफेस एम फेज, इंटरफेस एम फेज, दो एम फेज के बीच का जो समयांतराल है उसको हम बोल रहे हैं इंटरफेस. द इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज. दो सक्सेसिव एम फेज के बीच के फेज को हम लोग कहते हैं इंटरफेज. इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल, एज वी हैव टॉक्ड अर्लियर. हम लोगों ने देखा भी, बात करी, ऊपर लिखा था ऊपर वाले पैराग्राफ में कि ह्यूमन सेल में सेल साइकिल का फेज कितने ड्यूरेशन का है? एवरेज, ऑन एन एवरेज 24 आवर्स. It is significant to note that in 24 hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper lasts for only about an hour. So out of this 24 hours, cell division proper, that is the M phase, cell division proper, that is the M phase, it took about 1 hour. 24-hour duration of a cell cycle of human being, cell division proper, that is the M phase, lasts for only about an hour. The interphase lasts more than 95 duration of cell cycle. So interphase in case of human being, human cell, the duration is about approximately 23 hours. And 23 ये जो है 23 hours out of 24 hours, it is about 95%. 95%. So 95% of duration of cell cycle is covered by or taken by interphase, whereas only 5% of the cell cycle duration is taken by M phase. It is significant to note that in the 24-hour duration of cell cycle of human cycle, human cell division proper lasts for only about an hour, and interphase lasts more than 95% duration of cell cycle. The M phase starts with nuclear division. M phase की शुरुआत कब होती है? न्यूक्लियर डिवीजन के साथ होती है, करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम. और ये जो डॉटर क्रोमोसोम बनेंगे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. एम फेज स्टार्ट्स विथ, तो यही सब बातें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं. आपसे पूछा जाएगा दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका जवाब होगा इंटरफेज. आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बीइंग के केस में द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज 24 आवर्स. In case of is, the duration of cell cycle, in case of is, the duration of cell cycle is 90 minutes. यही सब बातें आप लोग छोटे छोटे पॉइंट बनाइए, लिख लीजिए. इस 24 आवर्स में हाउ मैनी टाइम ऑफ सेल साइकिल
is covered by interphase 23 hours. What percentage of cell cycle in case of human being is covered by interphase? Near about approximately 5% or 1 hour. यही सब बातें आपसे पूछी जाती, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी से ही आते हैं. वो पूछेगा आपसे एम फेज स्टार्ट्स विद न्यूक्लियर डिवीजन corresponding to the separation of daughter chromosomes and usually ends with the division of cytoplasm. M phase starts with and M phase ends with. उसने दो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिए, नीचे ऑप्शन दे दिए. स्टार्ट्स विद न्यूक्लियर डिवीजन एंड एंड्स विद साइटोप्लाज्म डिवीजन. द इंटरफेस दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेस. इंटरफेस को हम लोग आज की तारीख में रेस्टिंग फेस कहते हैं. इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंटरफेस जो है सेल कुछ भी नहीं कर रही, रेस्ट कर रही है, ऐसा नहीं है. सेल कर रही है, क्या कर रही है, अपने आप को प्रिपेयर कर रही है फॉर द अपकमिंग सेल डिवीजन. सो इंटरफेस दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner. तो इंटरफेज में सेल क्या कर रही है? ऐसा नहीं है कि सेल रेस्ट कर रही है, खा पी के सो रही है और सिम्बा की तरह पलंग पे पड़ी हुई है, सो रही है, ऐसा नहीं है. इंटरफेज में सेल क्या कर रही है? सेल प्रिपेयर कर रही है अपने आप को. सेल इज़ प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर अपकमिंग सेल डिवीजन बाय अंडरगोइंग. कैसे? सेल ग्रो कर रही है और डीएनए रेप्लिकेशन करेगी, ग्रो भी करेगी और डीएनए को रेप्लिकेट भी करेगी इन एन ऑर्डरली मैनर, एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में. द इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस. इंटरफेज को 3 फेजेस में फर्दर हम सब फेजेस में बांट सकते हैं. G1, S एंड G2. G1, S एंड G2. G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. दिस इज द इंटरवल बिटवीन M phase and initiation of DNA replication. तो G1 phase corresponds to initiation, the interval between mitosis, interval between M phase and initiation of DNA replication, और S phase. माइटोसिस M phase और S phase. M phase और S phase के बीच में क्या है? M phase और S phase के बीच में G1 phase है, और G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication because DNA replication take place in S phase. During G1 phase the cell is metabolically active. सेल जो है मेटाबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिव है एंड कंटिन्यूसली ग्रो, और लगातार ग्रोथ भी कर रही है, बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए. लेकिन G1 फेज में डीएनए डुप्लीकेशन नहीं हो रहा. G1 फेज के बाद S फेज पे आइए. S फेज और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस. S फेज वो फेज है जिस फेज में सेल का डीएनए अपनी रेप्लिका बनाएगा, डीएनए सिंथेसिस होगा. ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स. तो डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा. मानिए डीएनए इन द बिगनिंग शुरू में 95 पिकोग्राम था, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एस फेज दिस अमाउंट विल बिकम 190 पिकोग्राम. तो वॉट एवर द अमाउंट इनिशियली दैट अमाउंट गेट्स डबल आफ्टर द एस फेज. तो डीएनए डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का कंटेंट तो बढ़ जाता है, अमाउंट तो बढ़ जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता. क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम आफ्टर द एस फेज. द क्रोमोसोम नंबर remains the same, whereas the DNA content get increased by 2. Get increased by 2 means get doubles. तो DNA कंटेंट जितना भी होगा, जब सेल डिवीजन में एंटर हुआ, सेल माइटोटिक डिवीजन फेज में एंटर हुआ, इंटरफेज में एंटर हुआ, G1 फेज में, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ DNA द सेल हैविंग, दैट अमाउंट गेट डबल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एस फेज. However, the number of chromosome will remain the same. नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे. ये वही बात हुई. मानिए G1 में, बहुत ध्यान से समझ लो, सेल जब एंटर हो रही है तब उसके पास 2 आम हैं 2-2 किलो के. सेल कंटेनिंग 2 मैंगोज ऑफ 2 kg. Now after the S phase, the number of mango will remain the same, that is 2, but
mango now get enlarged and mango at present is of 4 kg। 2 kg के थे, 2 kg के, वो 2 ही रहे लेकिन 4 kg के हो गए। ये हुई कहानी एस फेज में। ठीक है जी। तो इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA इज डिनोटेड बाय 2C, इनिशियल अमाउंट सेल का 2C है, इट इज़ इंक्रीज टू 4C। 2C से 4C हो जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एस फेज। हाउएवर there is no increase in the chromosome number if the cell has a diploid number 2n और the chromosome at the G1 phase, अगर सेल डिप्लॉयड थी 2n नंबर था तो G1 पे even after S phase the number of chromosome will remain 2n। ओके। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज, यहाँ पे रुकता हूँ मैं, एक बार आपको N और C का कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि व्हाट इज़ N व्हाट इज़ C, तब आप और अच्छे से समझ जाओगे। देखिए है क्या, दो चीज़ें चल रही हैं जब हम लोग डीएनए की बात कर रहे हैं सेल के, या तो हम उसका सी कंटेंट बताएं या उसका एन कंटेंट बताएं। जब हम सी वैल्यू की बात करते हैं, सी वैल्यू हमारे डीएनए की, तो इट इज़ सी वैल्यू टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ डीएनए। सी वैल्यू ऑफ अ सेल टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ डीएनए द सेल हैविंग, amount of DNA, whereas N tells us about the number of genome। अब ये जो बात है बहुत महीन बात है, बहुत सारे बच्चे नीट क्रैक कर भी जाते हैं तब भी वो N को बताते हैं नंबर, N इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नो, N इज़ नंबर ऑफ जीनोम। इफ सेल इज हैविंग N value 1, that is 1 genome, then the cell is said to be haploid in nature। Haploid cell is that which contains N value 1 genome, whereas if the N value is of 2n, then the cell is said to be diploid in nature, and if N value is 3, then the cell is triploid in nature, and if N value is 4n in the nucleus of a cell, the number of genomes are present 4, then the cell is tetraploid। Triploid, tetraploid, pentaploid, hexaploid, heptaploid, these all are the example of polyploidy। Okay, polyploidy, it is rare in case of animals, polyploidy is very much common in plant cells। So if the N value that is containing 1 genome, then the cell is said to be haploid। अब एक पूरा हैप्लॉइड जीनोम, एक जीनोम में एक पूरा सेट क्रोमोसोम का होना चाहिए। N is equal to 1, that is haploid cell। Haploid cell is that which contains 1 genome, single genome, and 1 genome is made up of a complete set of chromosome। जीनोम क्या है? A complete set of chromosome, a complete set of chromosome in which each and every chromosome represents itself singly। Say for example in case of human being, a complete set is made up of 23 chromosome। हम लोग का जो जीनोम है 23 क्रोमोसोम से बना है, तो 1 से लेकर 23 हर क्रोमोसोम की एक कॉपी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 22 नंबर का क्रोमोसोम एब्सेंट हो और 21 नंबर के 2 हो। सपोज 1 से 23 तक 23 क्रोमोसोम है हमारे पास, तो मानिए 21 नंबर का क्रोमोसोम जीनोम से गायब हो जाए, एब्सेंट हो, और हम कहें 20 नंबर के 2 ले लो, 19 नंबर के 2 ले लो, या 21 नंबर के, मतलब कोई भी अनदर नंबर, कोई भी दूसरा क्रोमोसोम आप डबल कॉपी कर लीजिए, तो क्या वो कंप्लीट सेट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। कंप्लीट सेट का मतलब है कि हर क्रोमोसोम का एक उसमें कॉपी होनी चाहिए, तो वो कंप्लीट सेट कहलाएगा। तो N इज इक्वल टू 1, दैट इज हैप्लॉइड। ह्यूमन बींग के केस में N इज इक्वल टू 1, but the number of chromosome in single genome is 23। In case of Pisum sativum, the number would be 7, as you know very well। P के केस में 7 है नंबर, ड्रोसोफिला के केस में 4 है नंबर, एप्स के केस में 24 है नंबर, अनियन के केस में 8 है नंबर। तो ये अलग अलग स्पीशीज़ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट हो सकता है फॉर अ सिंगल सेट। एक सेट कितने क्रोमोसोम से बना है, ये अलग से सीक्वेंस का अलग नंबर हो सकता है। तो
अब आप समझ गए हो, डिप्लॉयड आप समझ गए हो कि हैप्लॉयड डिप्लॉयड क्या है। अब सी वैल्यू क्या है? सी वैल्यू है अमाउंट ऑफ डीएनए इन पिकोग्राम, अमाउंट ऑफ डीएनए इन पिकोग्राम ऑफ अ हैप्लॉयड सेल। जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में गैमीट हैप्लॉयड होता है, एक उसमें जीनोम होता है, उसका डीएनए तोल लीजिए पिकोग्राम, तो जो वैल्यू आएगी वो उसकी सी वैल्यू बता रहा है। तो अगर कोई सेल है उसमें n इज इक्वल टू 1 है, अब समझो अगर कोई सेल है ह्यूमन गैमीट है, अगर उसमें n वैल्यू 1 है तो उसमें सी वैल्यू कितनी होगी? उसका जो डीएनए कंटेंट होगा वो उसकी 1 सी वैल्यू कहलाएगी। अब अगर n इज इक्वल टू 2 है, अगर सेल डिप्लॉयड सेल है, मानो कोई हमारे शरीर की सोमेटिक सेल है, तो सोमेटिक सेल में डिप्लॉयड ये होते हैं, डिप्लॉयड होती है, 2 जीनोम होते हैं। अब उसका आप डीएनए कंटेंट अगर तोलेंगे तो वो 2C वैल्यू कहलाएगी। ठीक है जी, क्लियर? सी और एन। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि सेल जब एंटर हुई, सेल जब एंटर हुई है सेल साइकिल में, सोमेटिक सेल थी तो उसमें इनिशियली एन वैल्यू क्या थी? 2n थी, और डीएनए कंटेंट कितना था? 2C था इनिशियली। लेकिन जब ये G1 के बाद S में एंटर हुई तब उसका नंबर ऑफ क्रोमोजोम तो सेम रहा, क्रोमोजोम तो सेम रहा, लेकिन उसने अपनी रेप्लिका बना ली। तो एक आम था 2 किलो का, वो 4 किलो का हो गया। आम एक ही रहा, क्रोमोजोम एक ही रहा, लेकिन उसने अपनी रेप्लिका बना ली। पहले वो जितना भी कंटेंट था 100 ग्राम का था, अब 200 ग्राम का हो गया। तो टोटल इन ऑल क्या होगा? सी वैल्यू बढ़ जाएगी। आफ्टर द एस फेज सी वैल्यू गेट्स डबल। ये तो 2n ही रहे, नंबर ऑफ क्रोमोजोम तो हमारे 46 थे, 46 ही रहे, लेकिन सी वैल्यू जो इनिशियली 2C थी, क्योंकि डीएनए ने अपनी रेप्लिका बना ली, अपनी जैसी एक कॉपी और बना ली, तो अब ये 4C हो गई। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? चलिए चलते हैं हम लोग अपने जहाँ से आ गए इधर वहाँ पे। टू सी 4C की बात हो गई। आइए इधर आइए। इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डोनोटेड एज 2C देन इट इंक्रीजेस टू 4C। इनिशियली जब सेल एंटर हुई है एम फेज में, मानो डिप्लॉयड सेल थी, तो उसमें वैल्यू कितनी थी? 2C थी। अब वो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 4C हो जाएगी। और इनिशियली जीनोम कितने थे? 2n थे, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोजोम उतना ही रहे, 2n ही रहे। ये 4C हो गया, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोजोम 2n ही रहे। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोजोम नंबर इफ द सेल हैज डिप्लॉयड और 2n नंबर of chromosome at G1 even after S phase the number of chromosome remain the same 2n। ठीक है जी। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द S phase DNA replication begins in the nucleus। एनिमल सेल में DNA replication होता है न्यूक्लियस में, S phase में होता है। एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, एनिमल सेल में सेंट्रियोल भी होता है जो प्लांट सेल में नहीं होता। एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग द G2 phase प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। तो हम लोग देखते हैं कि एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट्स होते हैं, भले एनिमल सेल हो भले प्लांट सेल हो, डीएनए डुप्लीकेशन होगा। और अगर एनिमल सेल होगी तो सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होगा। और G2 फेज में फिर फर्दर कुछ प्रोटीन्स बनेंगी। वो प्रोटीन्स बनेंगी जिनको आगे स्पिंडल बनाना है, माइटोटिक स्पिंडल बनाना है। तो माइटोटिक स्पिंडल किनसे बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल से। और माइक्रोट्यूब्यूल्स में कौन सी प्रोटीन होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन गेट सिंथेसाइज इन द G2 फेज फॉर द अपकमिंग सेल डिवीजन फॉर एज अ प्रिपरेशन। आने वाली एम फेज में स्पिंडल बनना है, उसकी आवश्यकता है, इसलिए G2 फेज में ये कार्यक्रम होगा। तो आपसे ये पूछा जाता है G1 में क्या हुआ, S में क्या हुआ और G2 में क्या हुआ। G1 में सेल ग्रोथ हुई, सर्टेन डुप्लीकेशन हुआ, किसका? सेल की ग्रोथ भी हुई, और उसके अलावा डुप्लीकेशन कुछ सेल ऑर्गेनिल्स का हुआ। एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन हुआ, एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हुआ। और G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण हुआ फॉर द अपकमिंग एम फेज की प्रिपरेशन के तौर पे, क्योंकि स्पिंडल फॉर्मेशन होना है जब सेल डिवाइड होनी है। तो G1, S और G2 तीनों फेज के आप याद रख लीजिएगा क्या क्या कार्यक्रम हुए। Since some cells in the adult animals में कुछ सेल्स ऐसी हैं that do not appear to exhibit division, जो सेल डिवीजन नहीं शो करती, डिवाइड नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी हार्ट सेल्स, कार्डियक सेल्स जो हैं वो डिवीजन नहीं करती। तो इसीलिए जब हार्ट अटैक किसी को आता है, हार्ट अटैक के बाद
सम पार्ट ऑफ द हार्ट बिकम अनफंक्शनल, उसमें फंक्शनल नहीं रह जाता क्योंकि वहाँ की सेल्स डेड हो जाती, और सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं हो रही तो रिपेयर होने की क्षमता नहीं होती। तो इसलिए सम सेल्स इन द एडल्ट्स, कुछ एडल्ट एनिमल्स में सम सेल्स, कुछ ऐसी सेल्स हैं जो सेल डिवीजन को शो नहीं करती, दे डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट सेल डिवीजन, एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेशनली, और बहुत सारी सेल्स ऐसी हैं जो ओकेशनली, कभी कभी समय पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर डिवाइड होंगी, एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। क्योंकि ओकेशनली का, जब मानिए ज़रूरत है कि कोई लॉस हो गया है, कोई क्षति हो गई, क्षति की पूर्ति के लिए या इंजरी की रिपेयर के लिए, इंजरी हुई, इंजरी में सेल्स डाइड हो गई या सेल्स लॉस हो गई, तो उसके भरपाई के लिए, मानिए आप जा रहे हैं रोड पे और आपका एक्सीडेंट हो गया, स्किन अब्रेशन हो गया, तो स्किन की रीजनरेट होती है, हम लोग की स्किन लेयर ऊपर की फिर से स्किन बन जाती है बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन। इसी तरह से जब आप कभी कभी गर्म चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं तो आपकी सेल्स जो हैं रोज़ हो जाती हैं, बक्कल कैविटी की, माउथ की, तो आपके ये सेल्स अपने विदिन 24 आवर्स खुद ही वहाँ पे एक लेयर फिर से बन जाएगी बाय मीन्स ऑफ डिवीजन ऑफ सेल। दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर, तो कुछ सेल्स ऐसी हैं जो सेल डिवीजन नहीं शो कर रही, कुछ सेल्स ऐसी हैं जो ज़रूरत पड़ने पे ही ओकेशनली डिवाइड होती। दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज, तो वो जीवन फेज से एग्जिट मार जाती, बाहर निकल जाती, अपना सेल साइकिल कंप्लीट किया। यहाँ पे सेल साइकिल में क्या था, पहले डीएनए डुप्लीकेशन, सेल ग्रोथ और फाइनली सेल डिवाइड्स, यहाँ पे आके 2 सेल्स बनी, तो फर्दर वो अगले सेल साइकिल में एंटर हो, फिर से जीवन में एंटर हो, वो क्विट कर गई, बाहर निकल गई, एग्जिट कर गई, G0 में आ गई। They exit the G1 phase to enter into an inactive stage. Inactive stage, quiescent stage. Quiescent stage में आ गई सेल साइकिल के। Cells in this stage remain metabolically active. लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल एक्टिव नहीं है या सेल डाइड हो गई, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट नो लॉन्गर proliferate फर्दर, लेकिन अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रही, नो लॉन्गर proliferates unless called on to do so, तब तक कि जब तक कि उनको ऐसा करने के लिए कहा नहीं जा रहा। भाई इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में जो हमारे रिटायर्ड सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं या रिक्वायर्ड आपके डिफेंस सर्विस पर्सनल्स हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई इमरजेंसी है, आके फिर से ज्वाइन कर लो आर्मी। वही चीज़ ये सेल्स जो क्विंसेंट स्टेज में है, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो उनको रिकॉल किया जा सकता है कि भैया फिर से वापस जीवन में एंटर हो, डिवाइड हो जाओ, ज़रूरत है, आप रिपेयर कर दीजिए जो लॉस हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। In animals, mitotic cell division is the only seen in diploid somatic cell. Mitotic cell division animals में बोल रहा है आपको, एनिमल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन केवल डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में मिलता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस वेयर डिप्लॉयड सेल्स, हैप्लॉयड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस, सर्टेन एक्सेप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल मेल हनी बी, मेल हनी बी की बॉडी हैप्लॉइड है, n नंबर ऑफ 1 इज n इज इक्वल टू 1, सो इसकी जो सोमेटिक बॉडी है उसमें n की वैल्यू 1 है, हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड सेल्स कैसे ग्रोथ कर गई, एक सेल से मल्टीपल सेल्स कैसे बनी, बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन। तो कह रहा है कि हालांकि एनिमल्स में आपको जनरली माइटोटिक सेल डिवीजन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में मिलता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगेंस्ट दिस, इसके विपरीत, द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ, इसके विपरीत प्लांट के केस में भले वो हैप्लॉइड सेल हो डिप्लॉयड सेल हो, उसमें जनरली दोनों में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। हाँ, एनिमल्स में मोस्टली ये ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है, डिप्लॉयड में। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन है, लेकिन ज़्यादातर आपको डिप्लॉयड में सोमेटिक सेल में ये डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन देखने को मिलेगा इन एनिमल सेल्स। तो प्लांट में दोनों में मिल सकता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जांपल ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, आपको अगर याद हो हम लोगों ने ऑल्टरनेशन इन जनरेशन इन प्लांट्स पढ़ा है। प्लांट्स में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन एक दूसरे को, एक के बाद दूसरी आती है। स्पोरोफाइट गिव राइज टू गैमेटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स में देखने को मिलता है ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज एंड स्टेजेस वेयर माइटोसिस डिवीजन इज सीन इन हैप्लॉइड सेल, तो दोज प्लांट्स
वो प्लांट्स जिसमें आपको मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, जैसे कि आपके ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड सेल में कैसा डिवीजन हुआ कि मल्टीपल सेल्स वाली बॉडी बन गई, माइटोटिक डिवीजन हुआ। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। हम लोगों ने बात कर ली इंटरफेस की। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द एम फेस। अब हम लोग एम फेस की बात करते हैं। तो इस वाले लेक्चर के लिए इतना ही। आगे आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में एम फेस के साथ। इस लेक्चर के देखें, अगर आपके लिए कुछ मेरे पास हो, क्या कहूँ मैं, कुछ अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आपको लगवा दूँ। जी आइए, क्वेश्चन ये देखिए। पोस्ट माइटोटिक गैप फेज एंड सिंथेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल आर रिस्पेक्टिवली रेफर्ड एज। माइटोटिक के बाद मानिए ये एम फेज कंप्लीट हुआ यहाँ पे आके, तो पहला फेज एम फेज के बाद पोस्ट माइटोटिक फेज क्या है, G1, एंड सिंथेटिक फेज, और सिंथेटिक फेज क्या है, S, आर आल्सो रिस्पेक्टिवली रेफर्ड एज G1 एंड S। आंसर हो जाएगा हमारा G1 एंड S, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज and synthetic phase S phase, respectively referred as G1 and S phase। आंसर हमारा G1 and S हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलें। G1 and S इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। NCERT का एग्जाम्पलर, ह्यूमन सेल्स इन कल्चर शो अ सेल साइकिल टू बी कंप्लीटेड इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर, 24 मिनट्स, 24। आजकल इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। रॉकेट साइंस वाले आपको क्वेश्चन नहीं देगा कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाएं। NCERT की हर लाइन बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। NCERT से ही क्वेश्चन बनाते हैं। तो NCERT में क्या दिया है, सेल साइकिल ह्यूमन बींग में अप्रोक्सीमेटली कितना है, 24 आवर्स इज द आंसर। ठीक, चलिए आगे चलें। तो ये NCERT के पेज नंबर 163 पे ये दिया है, 24 आवर्स आंसर है इसका। चलिए आगे चलिए। ईस्ट कंप्लीट सेल साइकिल इन 30 मिनट, 60, 90, 120। 90 मिनट्स इज द आंसर, आपकी बुक में दे रखा है पेज नंबर 163 पे। ठीक है जी, तो क्या आंसर है, 90 मिनट्स। सेल्स डिवाइड इन ऑर्डर टू, ये NCERT के बाहर का, इन ऑर्डर टू मेंटेन द, टू रीस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, टू रीस्टोर और मेंटेन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। सेल जब ग्रोथ करती है तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसको रीस्टोर करने के लिए जो इनिशियल उसका एक्चुअल था न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, सेल डिवाइड्स। तो ये आपके NCERT में लाइन नहीं है, NCERT से बाहर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आगे चलिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेरियस फेजेस ऑफ यूकैरियोटिक सेल साइकिल। तो G1 के बाद S, फिर G2, फिर M, और M के बाद साइटोकाइनेसिस एंड में G1 टू G2 टू M टू S। अब ये कह रहा है G1 फिर G2 फिर M फिर S, M टू S और फिर से M। ये आपका नहीं है सीक्वेंस। इधर आइए, G1 टू G2 टू S, अब तीसरे वाले में M और साइटोकाइनेसिस, ये भी नहीं है। S टू G1 टू G2 S, फिर G1 फिर G2, ये भी नहीं है। सही कौन सा है, ये वाला। अभी तो हम लोगों ने देखा ना इंटरफेस, अभी आपने देखी इंटरफेस G1 के बाद S के बाद G2, उसके बाद प्रॉपर वो M फेज में, माइटोटिक फेज में एंटर हो जाता है, जिसको भी हम लोगों ने स्टडी नहीं किया। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस, और हमारा सेल साइकिल गेट कंप्लीटेड। तो G1 S G2 और फर्दर M, G1 S G2 फर्दर M टू साइटोकाइनेसिस। आंसर हो जाएगा A। करेक्ट ऑर्डर आपका पेज नंबर 163 पे दिया हुआ है, देख लीजिए। चलिए आगे NCERT के। A series of changes of sequential events which occur regularly in a dividing cell is called, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, series of changes or sequentially events that occur in a synchronized way in a well planned manner and genetically control these phases, this series of changes called as cell cycle। उसी को हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड को उसने बोला, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पेज नंबर 162 पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट अकर्स टू अ सेल एट द एंड ऑफ विच इट कन्वर्ट्स इनटू टू डॉटर सेल। इट कंपोज ऑफ इंटरफेज, एम फेज एंड साइटोकाइनेसिस, पेज नंबर 162 आपके NCERT का। चलिए आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन द इंटरफेज ऑफ यूकैरियोटिक सेल डिवीजन। इंटरफेज में क्या नहीं हो रहा? तो इंटरफेज में क्या होता है कि सेल अपना ग्रोथ करती है, ठीक है, सेल ग्रो करेगी, सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होगा इंटरफेज में G1S G2। तो इसमें सेल ग्रोथ कर रही है, सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन कर रही है। एस फेज में DNA डुप्लीकेट हो रहा है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो रहा है। G2 में टुबुलिन प्रोटीन बन रही है। तो प्रोटीन्स भी बन रही हैं, DNA भी बन रही है। प्रोटीन बनने के लिए RNA भी बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी तो ट्रांसलेशन होगा, तो मैसेंजर RNA भी बनेगा। तो DNA भी बना, RNA भी बना, ये सारे कार्यक्रम हो रहा है। इंक्रीज इन ATP सिंथेसिस, इंक्रीज ऑफ DNA, इंक्रीज ऑफ RNA, रिडक्शन इन सेल साइज रिड्यूस नहीं होता, सेल साइज इंक्रीज होता है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा कि क्या नहीं हो रहा। ATP सिंथेसिस इंक्रीज होगा, ठीक बात है। DNA सिंथेसिस होगा, RNA सिंथेसिस होगा, रिडक्शन इन सेल साइज नहीं होगा। आंसर आपका हो जाएगा D। ठीक, चलिए आगे चलें। रिडक्शन इन सेल साइज नहीं हो रहा। चलिए, क्रोमोसोम्स आर लीस्ट कंडेंस्ड। लीस्ट कंडेंस कब होते हैं? जब सेल इंटरफेज में होती है। दो M फेज के बीच में जब सेल इंटरफेज में होती है तब क्रोमोसोम लीस्ट कंडेंस होते हैं। अब आपके टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और इंटरफेज में लीस्ट कंडेंस होते हैं। जब वो प्रोफेज में एंटर होती है तब इसका कंडेंसेशन चालू हो जाता है। और मैक्सिमम कंडेंस फॉर्म में या मैक्सिमम जब वो बिल्कुल प्रॉपर उसका कंडेंस हो गया क्रोमोसोम, अगर आप स्टडी करना चाहें उसके लिए मोस्ट सुटेबल फेज है M फेज। तो इंटरफेज इज द स्टेज व्हेन दिस क्रोमेटिन फाइबर जेनेटिक मटेरियल इज लीस्ट कंडेंस। इंटरफेज इसका आंसर है। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज बी कह रहा, बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन क्या था? बी ऑप्शन था हमारा इंटरफेज। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट माइटोसिस? हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर, बिल्कुल ठीक बात। एट द एंड टू डॉटर सेल्स फॉर्म, बिल्कुल ठीक बात। द डॉटर सेल्स हैव द सेम क्रोमोसोम नंबर, ठीक बात। एज द मदर सेल बट एलील कैन बी सेम एज पेरेंटल सेल और डिफरेंट नहीं हो सकते, सेम ही होंगे क्योंकि फ़ोटो कॉपी बनाई ना। आपकी NCERT बुक है, आपने उसकी फ़ोटो कॉपी बनाई, एक अपने दोस्त को दे दी, तो दोस्त की कॉपी और आपकी कॉपी में कोई फ़र्क होगा? सेम होगी। एलील कैसे डिफरेंट होंगे? डिफरेंट नहीं हो सकते। यही स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर C चुन लीजिए क्योंकि यही स्टेटमेंट गलत है, उसने गलत स्टेटमेंट पूछा। आगे चलिए। तो ये सब अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, अब इसको पढ़ लें पहले, तब आगे इसका हम क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करवाएं। लौट के चलते हैं उसी पॉइंट पे जहाँ से इधर आ गए। M फेज पे आइए। तो M फेज का ड्यूरेशन लंबा है। इसको अगर इस वाले लेक्चर में कंप्लीट किया तो तुम लोग गिर जाओगे, बेहोश होगे, उससे फ़ायदा नहीं है। पहले इतना पढ़ लो, अगले लेक्चर में मैं आपको M फेज से चालू करता हूँ, वहीं से उठाता हूँ, सोते को जगाता हूँ। तो अच्छे, ये आपको मेरा कैसा लगा लेक्चर? आपको पसंद आया कि नहीं? लाइक बटन हिट कर दीजिए। अगर पसंद नहीं आया तो अनलाइक बटन हिट ना करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन हिट कर लो ताकि आप लोग को आगे भी नोटिफिकेशन मिलता रहे, आगे भी लेक्चर मिलते रहें। और मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लो, मेरे को आप फॉलो कर लो। मेरे सुमो बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर लो, उस पर आपको रेगुलर DPP भी मिलती रहेगी हर चैप्टर की। उस पर टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि कुछ समय बाद वो पेड सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे। तो जल्दी से छूट का फ़ायदा उठा लीजिए। जो बच्चे कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं 15 फ़रवरी तक, उनके लिए ये सेवाएं फ्री हैं। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। इसको पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में M फेज से हम लोग चालू करते हैं अपनी स्टडीज़। थैंक यू।